Have you seen one person who said, I am a God man? Of course, you are saying that. In your book, you are saying that. What I am saying? You are saying, I will do this. I have magic. I create all these things. I touched and created vibrations. I created power there. You are talking like a magician. I think Towards the last pages of you, please reread your book. आज हम सदगुरु के ऊपर लगी सभी एलिगेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी जान को क्यों खतरा है। सबसे पहले समझते हैं कि जग्गी वासुदेव सदगुरु कैसे बने। सदगुरु का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ईशा योगा, जो कहा जाता है कि उन्होंने ऋषि प्रभाकर से 1984 में मैसूर में सीखा था, जिसे सिद्धा समाधि योगा भी कहा जाता है। और उन्होंने इसी योगिक फॉर्म को अपनाया और दोबारा रीब्रांड करके ईशा योगा के नाम से दोबारा प्रस्तुत किया। और ऋषि प्रभाकर को ये योगिक फॉर्म महर्षि महेश योगी जी ने सिखाया था, जिन्हें हम श्री श्री रविशंकर जी का भी गुरु मानते हैं। कहा जाता है कि ऋषि प्रभाकर ने सदगुरु को कोयम्बटूर भेजा था ताकि वो वहां पर एक योगिक सेंटर एस्टैब्लिश कर सकें। पर कुछ ही समय के बाद सदगुरु ने खुद को ऋषि प्रभाकर से अलग कर लिया और 1992 में अपनी ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। अब सदगुरु के ऊपर लगी एलिगेशंस के ऊपर आ जाते हैं। ये कहा गया कि सदगुरु का हाथ था उनकी वाइफ की डेथ में। तो ऐसे क्या डाउट्स रेज हुए जिसकी वजह से सदगुरु के ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई। और ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जब महासमाधि को इंसान लेता है तो उसे दफनाया जाता है, या आपने किन्हीं केसेस में देखा होगा कि वाटर बॉडीज में उनकी बॉडी को छोड़ दिया जाता है। तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि विज्जी माँ की बॉडी को जलाया गया। तो इसने बहुत सारे शक पैदा किए कि क्यों उनकी बॉडी को दफनाया नहीं गया, बल्कि उनके फादर के आने से पहले ही जला दिया गया। पर सदगुरु की तरफ से और ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो इस चीज़ में बयान आया वो ये था कि 12 घंटे के बाद उनकी बॉडी को जलाया गया था, यानी अगले दिन उनकी बॉडी को जलाया गया था और उनके फादर को इन्फॉर्म किया गया था कि ये टाइम होगा उनके क्रिमेशन का। और ये कहा गया कि एविडेंस को मिटाने के लिए उनकी बॉडी को जला दिया गया। पर ये अधूरा सच है। ये भी कहा जाता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी बॉडी समाधि लेने के बाद जलाई ही जाती है, ना कि दफनाई जाती है। और ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर साधुओं ने समाधि लेने के बाद उनके शरीर को बेसिकली जलाया गया था, ना कि दफनाया गया था। और जब इस केस में एफआईआर रजिस्टर हुई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सबसे पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि कुछ लोग जो विज्जी माँ के साथ उस पूरे समय में थे, उन सब ने इस बात की पुष्टि की कि विज्जी माँ उस रास्ते पर थी और उन्हें महासमाधि लेनी थी। और ये सेम बात विज्जी माँ ने सदगुरु को भी कही थी कि आई विल बी लीविंग माई बॉडी 9 months बिफोर। और सेम बात उन्होंने अपनी बेटी को भी कही थी। अब दूसरी एलिगेशन के ऊपर आ जाते हैं। सदगुरु के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पूरी ईशा फाउंडेशन को फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बनाया है और एलिफेंट कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया है। सबसे पहले तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कथित तौर से कहा है कि ईशा योगा सेंटर जहां स्थित है वहां तो क्या, पर पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। और जहां तक फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास काउंटर एफिडेविट फाइल करते हुए कहा कि ईशा फाउंडेशन ने कोई भी फॉरेस्ट लैंड पर एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण नहीं किया है और ये सब पट्टा लैंड है, यानी प्राइवेट एंटिटीज से उन्होंने ये लैंड ली है। और अगर इसके लिए हम उस समय की गूगल अर्थ की इमेजेस भी देखें तो भी इस बात की पुष्टि उन इमेजेस में हो जाती है। थर्ड एलिगेशन थी जिसमें यह दावा किया गया था कि 2 महिला भिक्षुकों को उनकी इच्छा के बिना ईशा फाउंडेशन में रखा जा रहा है। I'd like to state that this is the safest place for women because we come from a deeper experience. Here we are full of people who don't even look whether you are a man or a woman. और बाद में कोर्ट ने ये पुष्टि की कि ये 2 महिला भिक्षुक अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। So this is a victory of that Satyameva Jayate. I'd like to thank the Supreme Court of India. और उस समय सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेलाइन पीपल एंड मेलाइन इंस्टीट्यूशंस, यानी लोगों को बदनाम करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने के लिए प्रोसीडिंग्स का यूज नहीं किया जा सकता। अब लेटेस्ट एलिगेशन के ऊपर आ जाते हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ईशा फाउंडेशन में जो भी दीक्षा लेने के लिए लड़कियां आती हैं उन्हें दीक्षा देते टाइम कहा जाता है कि वो अपने ऊपर के कपड़े उतार लें, और भी कई सारी बातें कही गई।
तो इस चीज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो हमें समझना जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कहाँ से हो रही है, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो सोर्स है ईमेल्स, जो कि कहा जा रहा है कि सदगुरु और उनके फाउंडेशन के मेंबर्स के बीच के ईमेल्स हैं जो लीक हुए हैं। की मां प्रदुता ने अपने सीक्रेट ईमेल्स में सदगुरु को ऐसे क्यों कहा कि अगर इन नाबालिग लड़कियों की बात बाहर आई तो आश्रम के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन ईमेल्स की क्या क्रेडिबिलिटी है। क्या ये सदगुरु और उनके फाउंडेशन के मेंबर्स के बीच के ही ईमेल्स हैं या ये फैब्रिकेटेड ईमेल्स हैं। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई ईमेल्स पर क्यों डिस्कस करेगा। अब मान लो कि मैं कोई फाउंडेशन चला रहा हूं, अब अगर मुझे उस फाउंडेशन को इफेक्टिवली चलाना है तो मैं उस फाउंडेशन में कोई की एग्जीक्यूटिव्स रखूंगा, मैनेजर्स रखूंगा, और वो मैं हर किसी को तो रखूंगा नहीं, वो मैं उन्हीं लोगों को रखूंगा जिन पर मुझे भरोसा होगा। और अगर ऐसे भरोसेमंद लोगों के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती भी है तो क्या वो मुझे ईमेल्स के थ्रू फॉरवर्ड करेंगे या वो इन पर्सन आकर मुझसे ये बात करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है और ये चीज हम गलत कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बात कोई ईमेल्स के थ्रू क्यों डिस्कस करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब ये ईमेल्स जो कि साफ साफ दिख रहा है कि फैब्रिकेटेड हैं, इन ईमेल्स का बाहर निकलना और यूट्यूब पर छाना ये तो आम बात है। और श्याम मीरा सिंह जैसे यूट्यूबर्स को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए कि बस ऐसी कुछ चीज आए और हम वीडियो बना दें। और क्या ये भी इत्तेफाक है कि महाशिवरात्रि के वक्त ही ऐसी कंट्रोवर्सीज होती हैं हर साल, और वो भी पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है सदगुरु को ही। सदगुरु टॉप 600 हिट लिस्ट में है इंडिया में अगर देखा जाए, और उन्हें कभी भी असैसिनेट कर दिया जा सकता है अगर उनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हुई। और इस चीज की पुष्टि केंद्र सरकार ने भी की है। आप ये समझिए कि सदगुरु और ओशो जैसे लोगों को क्यों मरवा दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी खुद को एक रिलीजन और किताब में केंद्रित नहीं किया और मानवता की सेवा को ही अपना मूल धर्म माना। ये धार्मिक अखाड़ों और चर्च की राजनीतियों से ऊपर की संस्थाएं हैं। हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि ओशो को मरवाया गया था, पर क्या आपको पता है कि क्यों मरवाया गया था? क्योंकि वो चर्च के लिए थ्रेट बन गए थे। आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री से आता है और अपने लेक्चर से, अपने तर्कों से लोगों पर इतना इम्पैक्ट बना लेता है कि लोग उसे अपना रिलीजन छोड़ के फॉलो करने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस इंसान की क्या लोकप्रियता रही होगी। एक इंसान के ऊपर रजनीशपुरम नाम से एक सिटी बना दी जाती है, वो भी एक फॉरेन कंट्री में जहां का वो नेशनल भी नहीं था। आप सोच सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी उस वक्त पर क्या रही होगी। और ओशो के तर्कों को आज भी लोग झुटला नहीं सकते। ये लोग इसीलिए इतने फेमस हुए क्योंकि इन लोगों ने बेसिकली लोगों के ऊपर बिलीफ सिस्टम्स को इम्पोज नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि आप इनलाइटनमेंट के रास्ते पर चलिए और खुद लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए। Is there any chance that the Isha Foundation would return that land to the tribal people? Environmental violations and construction violations of your foundation on the land, the blocking of the elephant corridor. Some of you believe if you utter a lie 100 times, it will become a truth. It will not. There are some people like this who raised their hands in the beginning, who doesn't like anything to succeed. If anything succeeds, they will go against it. और जहां तक सदगुरु की लीगल बैटल्स और इन एलिगेशंस का सवाल है, ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि सदगुरु को नीचे खींचा जा सके। और देखिए, जहां तक लॉ को मैंने समझा है, आज की डेट में जस्टिस इज अ फैलेसी। बेसिकली इट इज अ फॉल्स बिलीफ इन टुडेज वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ का यूज तो जस्टिस डिलीवर करना ही है, पर आज के समय में लॉ का यूज इस चीज का फैसला देना नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। आज के टाइम पे लॉ यूज किया जाता है कि कौन किसे ज्यादा तंग कर सकता है, और हमेशा यही देखा जाता है कि ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल को तंग करता है। इट इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज और इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस टुडे। इट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ अ पावरफुल पर्सन, जो कि उसका यूज करता है कम पावरफुल को तंग करने के लिए, ना कि जस्टिस के लिए। और इस केस में भी सदगुरु के साथ यही होता है। हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, जो अपने एंटी हिंदू रिमार्क्स के लिए बहुत फेमस है। तो सोचिए, अगर आप एक किसी स्टेट के सुप्रीम लीडर हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, और आपके प्रोपेगेंडा के विरुद्ध, आपके एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा के विरुद्ध एक इंसान सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहा है, उसकी लाखों के स्तर पर इंटरेक्शन है लोगों से, तो
बेसिकली इनसिक्योरिटी होना तो लाजमी है। अगली वीडियो हम जुडिशरी में हो रही करप्शन के ऊपर बनाएंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। सुनाई न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पा